हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 हमारा चल रहा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और इस चैप्टर की हमने आपको 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड भी करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव है। जैसा कि आपको पता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं, इनकी कई अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में इनकी उपयोगिता होती है। हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है जिसमें हमने आपको बताया है कि बैक्टीरिया का कहां कहां पे उपयोगिता है, यानी कहां कहां पे जीवाणु या बैक्टीरिया हमारे लिए उपयोगी होते हैं। साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंतर्गत जो फंगाई या कवक होता है उसकी भी उपयोगिता हमने आपको प्रोवाइड करा दी है वीडियो में। और आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों की जो उपयोगिता होती है वो मेडिसिनल फील्ड में, यानी कि औषधि उद्योगों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं या अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की जो उपयोगिता है ये किसी भी प्रकार से औषधि उद्योगों में किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है और कहां कहां पे इसका उपयोग है वो हम आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा यहां पे देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे कि जो भी प्रतिजैविक होते हैं, स्पेशली जो हमारा आज का वीडियो है इसमें हम देखेंगे प्रतिजैविक क्या होते हैं, प्रतिजैविक के गुण, प्रतिजैविकों के स्रोत और प्रतिजैविकों की उपयोगिता। यानी मेडिसिनल फील्ड में जो सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया जाएगा सूक्ष्म जीवों का वो है एक तरह से प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बनाने के निर्माण में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। औषधि उद्योगों में जो सूक्ष्म जीवों की भूमिका है इसमें आपको समझना है कि कई अलग अलग औषधि उद्योगों में, जैसे आप देखेंगे प्रतिजैविक के निर्माण में, इसके अलावा स्टेरॉयड के निर्माण में, विटामिन के निर्माण में भी, साथ ही साथ वैक्सीन या टीके बनाने के निर्माण में भी, इसके अलावा मानव प्रोटीन के, हार्मोन्स के और इसके अलावा इंटरफेरॉन व एंजाइम के उत्पादन में भी औषधि उद्योगों में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका होती है। तो यानी सूक्ष्म जीवों की औषधि उद्योगों में कई अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग है। कई प्रकार से हम एंजाइम, इंटरफेरॉन, टीके, विटामिन, स्टेरॉइड तथा प्रोटीन व इसके अलावा एंटीबायोटिक का निर्माण हम करते हैं। औषधि उद्योगों में किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिजैविक क्या होते हैं, प्रतिजैविक की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन और प्रतिजैविक के गुण, प्रतिजैविकों के स्रोत और प्रतिजैविकों के या एंटीबायोटिक के उपयोगिता। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिजैविक होते क्या हैं। देखिए, प्रतिजैविक जो है यह एंटीबायोटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1942 में, यानी 1942 में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है सेलमैन वाक्समैन। इन्होंने सबसे पहले प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किया, यानी कि एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किया। तो एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यदि ये आपसे पूछा जाता है तो आपको याद रखना है सेलमैन वाक्समैन। अब बात करते हैं हम कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होते क्या हैं। तो प्रतिजैविक एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं। जिन्हें हम कहां से प्राप्त करते हैं? सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त करते हैं। और हम उपयोगिता भी किसकी पढ़ रहे हैं? सूक्ष्म जीवों की ही। तो सूक्ष्म जीवों से हम प्रतिजैविकों को प्राप्त करते हैं और इनका उपयोग भी, यानी एंटीबायोटिक को हम सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं और इनका यूज भी, यानी इनका उपयोग भी हम सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने में करते हैं। तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का प्रयोग हम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए करते हैं और एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों को हम सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त करते हैं या सूक्ष्म जीवों से ही बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनको हम किसी प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के माध्यम से तैयार करते हैं या सूक्ष्म जीवों के माध्यम से हम इनको प्राप्त करते हैं। प्रतिजैविक की यदि हम बात करते हैं तो इसका उपयोग कई प्रकार से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने में किया जाता है। और प्रतिजैविक के इसी गुण के कारण ही जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों को कंट्रोल करने में या नष्ट करने में एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक की अहम भूमिका होती है। तो प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1942 में सेलमैन वाक्समैन ने किया। प्रतिजैविक का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं और इन्हें हम सूक्ष्म जीवों के थ्रू प्राप्त करते हैं तथा इनका उपयोग भी हम सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने में किया जाता है। प्रतिजैविक में आप देखेंगे कि प्रतिजैविक शब्द जो है
कहां आया? तो सबसे पहले हमने बताया कि प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग 1942 में हुआ। लेकिन प्रतिजैविक की खोज की यदि हम बात करते हैं तो प्रतिजैविक की खोज जो है इसके पहले ही हो चुकी थी, लेकिन प्रतिजैविक जो शब्द है वो बाद में दिया गया। तो प्रतिजैविक के खोज की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपको याद रखना है साइंटिस्ट सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले सन 1928 में पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का आविष्कार किया था। तो पेनिसिलिन आज भी आप देखते हैं मेडिकल वगैरह में कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक कई फॉर्म में आपके मेडिकल में प्रोवाइड या उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सबसे पहले उत्पन्न होने वाली पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज हुई थी, और सबसे पहले प्रतिजैविक की खोज किसने किया? तो सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सबसे पहले इन्होंने 1928 में पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का आविष्कार किया था। अब बात करते हैं कि प्रतिजैविक का उपयोग सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए तो किया जाता है, लेकिन यहां पे यदि हम देखते हैं कि मान लीजिए यदि कोई अच्छा प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर या क्या क्या उसके अंदर गुण होते हैं, इसको भी हम एक बार देखते हैं। जो पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या पहला इंपॉर्टेंट गुण है वो ये है कि इसे रोगाणु विशिष्ट होना चाहिए ताकि शरीर के उपयोगी अन्य सूक्ष्म जीवों पर कुप्रभाव न पड़े। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि रोगाणु विशिष्ट होना चाहिए, मतलब अलग अलग प्रकार के रोगाणु को नष्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक उपलब्ध होने चाहिए, और एंटीबायोटिक ऐसा होना चाहिए जो कि किसी भी प्रकार से अन्य सूक्ष्म जीवों पर कुप्रभाव ना पड़े, यानी किसी प्रकार से केवल उस रोग को छोड़ करके बाकी कहीं पर भी शरीर के यदि कोई सूक्ष्म जीव हैं उस पर प्रभाव ना पड़े प्रतिजैविक का, तो यह प्रतिजैविक के अंदर गुण होने चाहिए। तो प्रतिजैविक के अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट गुण है वो ये होना चाहिए कि इन्हें रोगाणु विशिष्ट होना चाहिए ताकि शरीर के उपयोगी और अन्य सूक्ष्म जीव जो कि शरीर के लिए आवश्यक होते हैं इन पर कोई प्रभाव ना पड़े और ये किसी भी प्रकार से नष्ट ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट गुण क्या है कि इसमें रोगाणु के प्रतिरोधी प्रभेद को नष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी इसमें कई प्रकार के प्रतिरोधी गुण मौजूद होने चाहिए जो कि एंटीजन या किसी प्रकार से रोगाणु युक्त सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सके, यानी इसके अंदर प्रतिरोधी गुण उपस्थित होने चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट गुण क्या है इसके अंदर कि इसका पोषक पर कोई पार्श्व प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पोषक का मतलब है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति के अंदर मान लीजिए कोई भी इंफेक्शन हो गया है और वो इंफेक्शन किसके कारण हुआ है? सूक्ष्म जीवों के कारण हुआ है, तो इसका पोषक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब अब यदि हम किसी एंटीबायोटिक का यूज करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर इंफेक्शन हुआ है सूक्ष्म जीवों का, तो ये केवल और केवल सूक्ष्म जीवों को नष्ट करे, ना कि इसका कोई भी प्रभाव किसके ऊपर पड़े, किसी व्यक्ति के ऊपर पड़े। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसका पोषक पर कोई पार्श्व प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब पोस्ट या होस्ट के अंदर किसी भी प्रकार से इस पर पार्श्व प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके अलावा देखिए जो अगला इंपॉर्टेंट गुण है वो ये है कि इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, अर्थात किसी भी रोगाणु के सभी प्रभेदों को नष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अंदर हर एक प्रकार की रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता मौजूद होनी चाहिए। तो ये एक अच्छे प्रतिजैविक के गुण होते हैं, इन गुणों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं प्रतिजैविकों के स्रोत के बारे में, यानी सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो प्रतिजैविक के देखिए प्रमुख स्रोत जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव ही होते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि प्रतिजैविकों को हम सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त करते हैं। तो प्रतिजैविक जो है निम्न प्रकार से जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। उसमें से जो पहले सूक्ष्म जीव है ये हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, दूसरे होते हैं एक्टिनोबैक्टीरिया और तीसरा है कवक। कवक से तो आपको याद रखना है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम देखेंगे कि जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं इनके द्वारा कौन कौन से प्रतिजैविक जो है प्राप्त किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पे देखना है, हमने एक साइड यहां पे प्रतिजैविकों का नाम शो कर रखा है और दूसरी साइड प्रतिजैविकों के स्रोत आपको बताना है। तो सबसे पहले एक हमारे पास एंटीबायोटिक्स का नेम है, इसका नाम है वेसिट्रेसिन। तो वेसिट्रेसिन जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक होता है इसका स्रोत होता है बैसिलस सबटिलिस। तो बैसिलस सबटिलिस नामक बैक्टीरिया से हम किसको प्राप्त करते हैं? वेसिट्रेसिन नामक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक को। इसके बाद दूसरा है गैमीसिडीन। गैमीसिडीन का मतलब है यह भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक है।
तो इसको हम प्राप्त करते हैं बैसिलस ब्रेविस के द्वारा। बैसिलस ब्रेविस एक क्या है, बैक्टीरिया है। तो बैसिलस ब्रेविस बैक्टीरिया के द्वारा हम प्राप्त करते हैं गैमीसिडिन एंटीबायोटिक्स को। इसके बाद तीसरा है सबटिलिन। जो सबटिलिन एंटीबायोटिक है इसको हम प्राप्त करते हैं बैसिलस सबटिलिस नामक बैक्टीरिया से। चौथा है टायरोथ्राइसिन। टायरोथ्राइसिन जो है यह बैसिलस ब्रेविस नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है या प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त प्रतिजैविक, यानी जो एक्टिनो जीवाणु होते हैं जिनको कि हम एक्टिनोमाइसिटीज भी कह सकते हैं। तो एक्टिनोमाइसिटीज से जो प्राप्त प्रतिजैविक हैं उनके यहां पे हम एक बार नाम देखते हैं। तो बात करते हैं प्रतिजैविकों का नाम। तो प्रतिजैविकों का नाम कई सारे हैं। देखिए इसमें एक है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन जो है जाना माना एंटीबायोटिक है। इसका कई सारे चीजों में आप देखे होंगे कि यूज किया जाता है। तो इरिथ्रोमाइसिन का स्रोत क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियम। क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियम, इससे प्राप्त किया जाता है क्या, ये इरिथ्रोमाइसिन। दूसरा है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन को हम स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से प्राप्त करते हैं। देखिए स्टार्टिंग का वर्ड आपको सबका सेम मिलेगा, चाहे वो आपका कोई बैक्टीरिया का नाम हो, चाहे आपका एक्टिनोमाइसिटीज का नाम हो, तो ये आपको दोनों सेम मिलेंगे। बस आपको पीछे वाले जो ध्यान है नाम है इन पे थोड़ा सा गौर करना है। तो नियोमाइसिन को हम प्राप्त करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। टेरामाइसिन की यदि हम बात करते हैं इस प्रतिजैविक की, तो इसको हम स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस नामक एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त करते हैं। चौथा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस नामक एक्टिनोमाइसिटीज या एक्टिनो जीवाणु के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद देखिए कवक से प्राप्त प्रतिजैविक, ये भी इंपॉर्टेंट है। कवक से कई प्रकार के प्रतिजैविक प्राप्त किए जाते हैं। पहली इंपॉर्टेंट प्रतिजैविक है पेनिसिलिन, जिसकी की सबसे पहले खोज हुई थी। तो पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक है इसका जो स्रोत होता है वो होता है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ये एक प्रकार का कवक होता है। कहीं कहीं पे आपको पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से भी पेनिसिलिन प्राप्त होता है, ऐसा भी लिखा मिला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पेनिसिलिन जो है यह पेनिसिलियम क्राइसोजीनम नामक स्रोत होता है इसका कवक। तो कवक से प्राप्त करते हैं हम पेनिसिलिन प्रतिजैविक को। दूसरा है थर्मोफिलिन। थर्मोफिलिन प्रतिजैविक को हम किस कवक से प्राप्त करते हैं, लेंजाइटिस थर्मोफिला, ये आपको याद रखना है। तीसरा है लेंजीरिन। लेंजीरिन जो है यह लेंजाइटिस सेपियारिया, लेंजाइटिस सेपियारिया नामक कवक से प्राप्त करते हैं। और चौथा और आखिरी है सिफेलोस्पोरिन। इसको हम सिफेलोस्पोरियम एक्रीमीनियम के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो कवक जो होते हैं, इसके अलावा एक्टिनोमाइसिटीज या एक्टिनो जीवाणु तथा जो बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं, ये प्रतिजैविकों के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसके अलावा आपको प्रतिजैविकों की उपयोगिता भी ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रतिजैविकों की उपयोगिता आपको जाननी जरूरी है। कहां कहां पे एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। तो पहला जो एंटीबायोटिक का प्रमुख उपयोग है वो आपको याद रखना है। मनुष्यों तथा जंतुओं में अनेक रोगों के इलाज हेतु प्रतिजैविक पदार्थ की गोली, कैप्सूल या इंजेक्शन के रूप में लेते हैं। देखिए हम एंटीबायोटिक को किस किस फॉर्म में लेते हैं, या तो गोले के फॉर्म में लेते हैं, मतलब टेबलेट के फॉर्म में लेते हैं, या हम कैप्सूल के रूप में लेते हैं, या इसके अलावा इंजेक्शन के रूप में इंजेक्ट कराते हैं बॉडी के अंदर। तो इंजेक्शन के फॉर्म में भी हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। तथा यह अनेक प्रकार की बीमारियों को समाप्त करता है। जो एंटीबायोटिक होता है यह कई प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने की इसके अंदर क्षमता होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि अनेक पादप रोग आप देखे होंगे जैसे हो जाते हैं, जैसे आस्था रोग हो जाता है, लीफ स्पॉट रोग हो जाता है कई सारे प्लांट की लीफ के अंदर, आदि रोगों का इलाज जो है एंटीबायोटिक द्वारा किया जा सकता है। तो एंटीबायोटिक का यूज हम कई प्रकार के पादप रोगों में भी करते हैं, आपको यह भी याद रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो यूज है वो ये है कि यदि किण्वन की प्रोसेस हो रही है, किण्वन में किसी भी अन्य सूक्ष्म जीवों से पोषक माध्यम को संदूषित होने से बचाने के लिए भी प्रतिजैविक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी पोषक है, पोषक तत्वों के माध्यम जो भी उपस्थित हैं उनको संदूषित कैसे संदूषित हो जाते हैं, उनको संदूषित ना हो पाए तो संदूषित होने से कैसे बचाया जाए, इसके लिए भी एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक आखिरी उपयोग आपको याद रखना है कि जंतुओं के शरीर से काटे गए खाने योग्य जो मांस होते हैं
उनको परिरक्षित करने के लिए यानी उनको बचाने के लिए भी हम प्रतिजैविक का उपयोग करते हैं। तो कौन कौन से प्रतिजैविक का? स्पेशली टेरामाइसिन और आरियोमाइसिन का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रतिजैविकों की उपयोगिता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के उपयोगिता है जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होते हैं, इनके प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, और आपको इनकी उपयोगिता ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक की पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ इसके अलावा आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।